जय हिंद और आपका हमारे चैनल में स्वागत है। क्लास 6 है आज आपकी आईपीसी जो केस स्टडी है उसकी। और आज हम अलग तरीके से आईपीसी करने वाले हैं। आपको बता दूं, हम सिर्फ केस स्टडी करेंगे और जो आईपीसी की धारा है उसको बताएंगे। और जो वाद है उस वाद में क्या हुआ था, क्या कहानी थी, उसके द्वारा आपको पूरी तरह से समझ में आ जाएगी। आपको पता ही है 1997 से जितने भी हमारे यूपी सब इंस्पेक्टर और जितने भी अन्य एग्जाम जो अदर स्टेट के हैं आईपीसी के, पूरे 23 साल के क्वेश्चन हम लेकर आए हैं वाद से संबंधित। आईपीसी की क्लासेस मैंने फरवरी में पूरी कंप्लीट कर दी थी, उसकी प्लेलिस्ट अलग है, आप जाके देख सकते हो। तो आपको पता है पीडीएफ अवेलेबल नहीं है, आपको पीडीएफ नोट करना पड़ेगा क्योंकि हमारे पास में राइट इक्विपमेंट्स नहीं है। तो भाई नोट तो आपको करना पड़ेगा क्योंकि क्विक रिवीजन जो होता है ना, मतलब जब रिवीजन करोगे ना, जब एग्जाम नियर एंड डियर होगा, जब एक हफ्ता बच जाएगा, 2 हफ्ते बच जाएंगे, तो मतलब काम आएगा आपके। सो लेट स्टार्ट, मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। कल जहाँ तक हो गया था उससे आगे स्टार्ट करते हैं। तो ये है आपका पहला क्वेश्चन आज का। आ, एक मिनट और बड़ा कर लूँ उसको, ठीक है। पी आर नारायण पटनायक बनाम भारत संघ किस धारा से संबंधित वाद है? यूपीएसआई में पूछा गया है प्रीवियस ईयर में, और ये रिपीटेड है। रिपीटेड मतलब कि घुमा घुमा के यही क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि पी आर नारायण पटनायक बनाम भारत संघ किस धारा से संबंधित वाद है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये बताओ इसका आंसर क्या है? तो यह आपका धारा 9, ये धारा 9 से संबंधित वाद है। धारा 9 क्या है? धारा 309। सॉरी यार, क्या बताऊँ, नजला हो रहा है ना, नजला जुकाम हो रहा है, आपको पता है, 2 दिन से बीमार हो, 2-3 दिन से, तो दिमाग भी अच्छे से काम नहीं कर रहा। तो माफी चाहूंगा अगर बोलने में थोड़ी बहुत दिक्कत हो। धारा 309, धारा 309 क्या है? धारा 309 है आत्महत्या करने का प्रयास अपराध है। अगर आप कोई भी आत्महत्या का प्रयास करते हो और उसमें कोई आपको, जैसे मान के चलो आप किसी ब्रिज पर हो और आप कूदने वाले हो नदी में और कोई पुलिस ऑफिसर पकड़ ले आपको आत्महत्या का प्रयास करते हुए, तो वो भी एक अपराध है। तो उस टाइम पे जब ये बनी थी, तो इस वाद में आत्महत्या को अपराध बताया गया था, जो ये वाला वाद है, ठीक है ना। पी आर नारायण पटनायक बनाम भारत संघ, अर्थात जो भी कोई व्यक्ति आत्महत्या करने का प्रयत्न करेगा वो दोषी होगा। जो इससे संबंधित जो अन्य महत्वपूर्ण और जो दूसरे वाद हैं, अन्य महत्वपूर्ण वाद जो इस धारा से संबंधित है, वो है लोकेंद्र सिंह बनाम मध्य प्रदेश और पी आर नागभूषण पटनायक बनाम भारत संघ। ये इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछे गए हैं, पर ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बहुत पूछा जाता है घुमा घुमा के, ठीक है ना। तो इसको नोट कर लेना। इस धारा से जो संबंधित है लोकेंद्र सिंह बनाम मध्य प्रदेश, पी आर नागभूषण पटनायक बनाम भारत संघ। अब इस धारा में मैं क्या समझाऊं? सिर्फ आपको ये लिखना है कि जो आत्महत्या करता है, जो प्रयास करता है, बस जिसने आत्महत्या पूरी कर लिया और वो मर गया, उसके पुष्प पर तो आप क्या केस चलाओगे? जिसने आत्महत्या करने का प्रयत्न कराया, प्रयास किया, तो भाई वो पूरा दंडनीय होगा, ये एक तरह से अपराध है, ठीक है। अब देखो ये क्वेश्चन आया था आपका यूपीएसआई में इसी से संबंधित। देख लो यूपीएसआई में एक क्वेश्चन आया था, क्या क्वेश्चन आया था आपको? क्वेश्चन क्वेश्चन ऐसे आते हैं, ए ने किसी झोपड़ी में आग लगा दिया। ये ए ने किसी झोपड़ी में आग लगा दी जिसमें 20 हो रहा था, ठीक है, 20 हो रहा था। आग लगाते समय उसने झोपड़ी झोपड़ी पाए, क्या कर दिया यार इसने क्वेश्चन में, पीडीएफ का क्या गड़बड़ कर दिया। हाँ, अच्छा ये रहा। ओके ओके ओके, ठीक है। आग लगाते समय उसने झोपड़ी का दरवाजा बंद कर उसमें ताला लगा दिया था, ठीक है। जैसे कि एक झोपड़ी थी, ठीक है भाई, ये झोपड़ी है, इसमें सो रहा हूँ मैं, ये इसका दरवाजा है, तो आता है बंदा, ये क्वेश्चन पूछा गया था यूपीएसआई में। तो वो आता है, पहले तो इसमें आग लगा देता है और फिर जो इसका गेट है इस पर ताला लगा देता है। ताला क्यों लगा देता है? जिससे बाहर सो रहे नौकर उसकी सहायता भी ना कर पाए। भाई मान के चलो जो नौकर थे मेरे यहाँ, वैसे तो है नहीं कोई भाई, पर जो हो, तो वो आता झोपड़ी वाले के पास क्या नौकर, तो भाई आते उसकी मदद करते, गेट खोल के इसको निकाल लेते, पर उसने ताला लगा दिया उसमें पहले ही, तो उसकी भी जल कर मृत्यु होगी। तो एक कौन से अपराध के लिए वो होगा आपको? तो धारा 300 हत्या। मैंने कल आपको मानव वध और आपराधिक हत्या सभी धाराएं कराई थी, आपने पढ़ा होगा। और इन दोनों में डिफरेंस भी बता दिया था कि जो अचानक होने वाली चीजें हैं, जैसे किसी को अचानक से गुस्सा आ गया, या फिर कोई दुर्घटना होगी, एक्सीडेंट हो गया, या फिर किसी भी तरह से मतलब उसको पता नहीं था कि यहाँ ऐसा हो जाएगा, तो उसको कहते हैं मानववध। भले चाहे उसमें हत्या हो जाए, किसी का एक्सीडेंट होकर हत्या हो जाए, या और जो हत्या होती है आपराधिक हत्या, इसमें प्री प्लान होता है पहले ही कि हाँ भाई, अब इसका प्री प्लान था इसमें, देखो कि ये ने किसी झोपड़ी में आग लगा दी जिसमें 20 हो रहा था, आग लगाते समय उसने झोपड़ी का दरवाजा बंद कर दिया, इसका मतलब पूरा प्लान था।
तो यूपीएसआई में ऐसे ऐसे सवाल पूछ लेते हैं, ठीक है। और ये क्वेश्चन आया है यूपीएसआई में। आपको एक ऐसा क्वेश्चन दे देगा और पूछ लेगा कि भाई इसमें इसको कौन सी धारा से दंडित करा जाएगा, क्योंकि आपराधिक मानववध में और आपराधिक हत्या में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। पर अगर आप समझोगे, जो कल की वीडियो मैंने देखी होगी, कल का पूरा लेक्चर उसी में मेरा गया था, आपराधिक मानववध को समझाने के लिए और आपराधिक हत्या को समझाने के लिए, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देखे तो तेला तेलापालू सुबाडू बनाम एम्परर 1884 वाद किस धारा से संबंधित वाद है ये? तो ये आपका धारा 399। धारा 399 किससे संबंधित है? सदोष अवरोध। ये जो धारा 399 है, ये किस धारा से संबंधित है? यह सदोष अवरोध। तेला पालू सुबाडू बनाम एम्परर 1884, रिपीटेड क्वेश्चन है ये भी, ठीक है ना, रिपीटेड क्वेश्चन है। तो इस वाद के महत्व से मैं आपको बताऊंगा कि भाई इस धारा में क्या था। पहले इस वाद में बताता हूँ वाद में क्या हुआ था। वाद, इस मामले में अभियुक्त ने छत पर जाने के लिए लगाई सीढ़ी को हटाकर एक व्यक्ति को छत पर ही अवरुद्ध कर दिया, मतलब उसे रोक दिया। उसे सदोष अवरोध का दोषी पाया जाएगा। दोषी नहीं है, ये दोषी है, ठीक है, दोषी। ऐसा था बाबू कि छत पर है कोई बंदा, उस पर सीढ़ी चढ़ती है, ठीक है, तो उस पर छत पे वो कुछ उसका सामान हो गया, कैसे भी होगा, और भाई उसने वो सीढ़ी हटा दी। अब मैं ए हूँ, मेरा अधिकार है यहाँ, क्योंकि ये मेरी छत है और मैं ऊपर जाना चाहता हूँ, पर बी ने आके इसको सीढ़ी को हटा दिया। तो मतलब मैं जिस दिशा में जा रहा था, मुझे उस दिशा में जाने से रोका। तो इसका मतलब ये है, सदोष अवरोध का मतलब ये होता है कि अपनी मर्जी से किसी को किसी दिशा में जाने से रोकना, किसी को किसी भी दिशा में जाने से रोकना। जैसे मान के चलो ये एक चौराहा है, ठीक है ना, ये एक चौराहा है और यहाँ हो रहा है दंगे, तो पुलिस आती है इस रास्ते से और इसको जाना है इस रास्ते को, पुलिस को, ठीक है। पर जो यहाँ पे दंगा करा रहे थे, उनके कुछ दोस्त थे, उन्होंने कहा था कि अगर पुलिस आए तो कुछ भी उनको रोकना। तो उन्होंने क्या काम करा, यहाँ पर खूब सारे पत्थर उठा के फेंक दिए, आग लगा दी या बैरिकेटिंग घेर दी। तो मतलब पुलिस जाने वाली थी इधर को और पुलिस का रास्ता रोक लिया इन्होंने यहीं पे ही, मतलब पुलिस का जो रास्ता है उसको रोक दिया। तो इसे कहते हैं सदोष भगवान, तो इसको कहते हैं सदोष अवरोध, ठीक है। यार गला खराब, ठीक नहीं हो रहा गला। तो किसी को किसी दिशा में जाने से रोकना सदोष अवरोध कहलाता है। अब देखो इसके जो अन्य महत्वपूर्ण वाद हैं, लल्लू प्रसाद बनाम केदारनाथ। मैं आपको दोनों का पूरी लिस्ट बना के दिखाऊंगा, अभी सदोष परिरोध भी आएगा, तो दोनों की लिस्ट बना के बताऊंगा कि इसमें क्या अंतर होता है, इसमें क्या अंतर होता है। लल्लू प्रसाद बनाम केदारनाथ 1962 वाद किस धारा से संबंधित है? ये भी धारा 399 से है। और किसान प्रकाश बनाम हिब्बू खान 1989, ये भी इसी से संबंधित है। इस वाले केस में क्या हुआ था भाई, किसान प्रकाश हिना अब्बू वाले में क्या हुआ था, एक किसान प्रकाश था, मतलब प्रकाश एक किसान था, नाम भी उसका किसान प्रकाश ही था, मतलब एक तरह से ये कोइंसिडेंटली हो सकता है या कैसे भी। तो एक हिब्बू खान थे, तो हिंदू मुस्लिम दंगा हुआ, हिंदू मुस्लिम दंगा हुआ। तो ये हिंदुओं का गांव था और ये था मुस्लिमों का गांव, और यहाँ पर था एक मिल, गन्ना मिल, जहाँ पे गन्ने गिरते हैं किसान। तो यहाँ तक इन्होंने क्या काम करा मुस्लिमों ने, ये पूरा हकीकत का वाद है, इस वाद में ये हुआ था। तो इन दोनों पक्षों में विवाद हुआ, तो इन्होंने तय किया कि भाई हम इनको आने जाने नहीं देंगे। तो इन्होंने जो रास्ता था, ये जो यहाँ पे आने का रास्ता था, भाई हिंदू किसान था वो इधर कोई तो था, मैं हिंदू मुस्लिम की बात नहीं कर रहा भाई, जो केस में जो हुआ था देखो वो तो बताना पड़ेगा। या फिर आप चलो कैसे ले लो, मतलब इसका नाम हेमानंद था, इसका नाम हेमानंद था, इसका नाम था मनदीप। तो हेमानंद को यहाँ जाना था गन्ने गिरने, इस पर मील पर। वो जो मनदीप था, मनदीप को पता था, क्योंकि इसकी दुश्मनी हो गई थी मनदीप की। तो इन्होंने क्या डिसाइड करा कि इनके जो गन्ने हैं उसको हम मील तक नहीं जाने देंगे। तो इन्होंने यहाँ पर रास्ते पर खड्डे कर दिए, या कुछ बैरिकेटिंग कर दिया, कुछ ऐसा कर दिया कि जो हिंद हिंद यो था, किसान था एच नाम का, ये यहाँ जाने से रुक गया। तो ये चला गया कोर्ट में। तो जो मनदीप साहब हैं, इनको सदोष अवरोध के उसमें दोषी पाया गया। और जो इसका दंड है, दंड लिख लो यार, दंड में इसमें टाइप करना भूल गया। जो इसका दंड है, जो मतलब अगर आप किसी को किसी भी दिशा जाने से रोकोगे तो 1 माह तक का कारावास हो सकता है, 1 माह तक का कारावास। इसमें जो दंड है, ये मैं दंड लिखना भूल गया इसमें। और भाई इसमें या फिर 500 रुपये तक का जुर्माना, 500 रुपये तक का जुर्माना, इन दोनों में से कुछ भी आपको मिल सकता है, जो भी न्यायालय
करेगा, और या फिर दोनों, या फिर दोनों, ये इसमें दंड है अगर आप किसी को किसी दिशा में जाने से रोकोगे। तो इस धारा में 399 तेलापल्लू सुबाडू बनाम एम्परर, लल्लू प्रसाद बनाम केदारनाथ और किसान प्रकाश बनाम हुब्बुब्बू, ये 3 वाद हैं, ये आपको कर लेने हैं। ठीक है, लेट्स स्टार्ट, आगे चलते हैं। ये देखिए, गोपाल नाडू 1922 प्रकरण किस धारा से संबंधित वाद है? तो ये धारा 340 सदोष परिरोध। ये आपने देखा होगा, धारा 339 में सदोष अवरोध था, इसमें सदोष परिरोध है। सदोष परिरोध में क्या होता है कि किसी को निश्चित परिसीमा से परे जाने से रोकना। इसे समझ रहे हो? अब मैं आपको बताऊंगा क्या इस वाद में क्या हुआ था, फिर मैं समझाता हूँ। इस प्रकरण में न्यायालय ने पुलिस अधिकारियों को सदोष परिरोध का दोषी माना। इस वाद में 2 पुलिस अधिकारियों ने एक व्यक्ति को जो शराब के नशे में, देखो ये रहा, जो कि शराब के नशे में शांति भंग कर रहा था, बिना वारंट के गिरफ्तार किया। चूंकि ये अपराध संज्ञेय था, आपको पता है संज्ञेय अपराध में बिना वारंट के पुलिस किसी को गिरफ्तार नहीं कर सकती, पर ये संज्ञेय अपराध था, तो इसमें पुलिस बिना वारंट के इसको गिरफ्तार नहीं कर सकती थी। तो इन्होंने गिरफ्तार कर लिया और इसको जेल में बंद कर दिया। तो भैया ये चला गया कोर्ट, और इसमें पुलिस वाले उल्टे दोषी पाए गए, क्योंकि ये संज्ञेय अपराध था, और संज्ञेय अपराध में पुलिस बिना वारंट के क्या नाम आपको गिरफ्तार नहीं कर सकती। तो मतलब किसी को चार दीवारी में फांस कर किसी को रोकना, अब कोई पुलिस वाला रोक सकता है आपको, या फिर मान के चलो मैं ए हूं और तुम बी हो, और भाई मेरी तुमसे दुश्मनी है, मैंने तुमको इस घर में बंद कर दिया चार दीवारी में, तो इसको कहते हैं सदोष अवरोध। और जो इसका दंड है, अभी मैं इसमें और धाराएं कराऊंगा, और अभी बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन आने वाला इसी के बीच में। जो इसमें दंड है, इसमें 1 वर्ष तक का कारावास है भाई। उसमें तो सिर्फ दिशा रोकने वाले में तो सिर्फ 1 माह का कारावास था, इसमें तो भाई 1 साल हो जाओगे कम से कम। ठीक है, और 1000 रुपये तक का जुर्माना, मतलब देखो डबल सजा है और डबल फाइन है तक का जुर्माना, डबल सजा है और डबल फाइन है, या फिर दोनों, या फिर दोनों। अब देखो मैं आगे समझाता हूँ तुम्हें सदोष अवरोध और तथा सदोष परिरोध में, इन दोनों में अंतर क्या है। सदोष अवरोध में और सदोष परिरोध में अंतर क्या है? सदोष अवरोध में एक ही दिशा में जाना बाधित रहता है। मैंने बताया था ना, किसी को किसी दिशा में, एक दिशा में जाने से, जैसे मैंने बताया था कि भाई वो ट्रैक्टर लेके गन्ने के खेत में आना था, जो रास्ता था उसका उसने रोक लिया, जबकि सदोष परिरोध में सभी दिशाओं में, समझ गए भाई। सदोष परिरोध में तो 4 दीवारी में बंद कर रहा था, तो चारों तरफ से वो किसी भी दिशा में नहीं जा सकता था, पर जो सदोष अवरोध था वो सिर्फ उसे एक दिशा में जाने से रोक रहा था। तो सदोष अवरोध और सदोष परिरोध में एक तो ये अंतर हो गया। सदोष अवरोध आंशिक अवरोध है, जबकि सदोष परिरोध में स्वतंत्रतापूर्ण रूप से बाधित हो जाता है। ठीक है, और सदोष परिरोध में सदोष अवरोध निहित है। सदोष अवरोध का एक प्रकार है। ठीक है, सदोष परिरोध में जहां एक निश्चित सीमा सदैव आवश्यकता होती है, वही सदोष अवरोध में यह आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उसमें एक सीमा होती है। ठीक है, पर जो सदोष अवरोध है उसमें एक सीमा थोड़ी होती है, वो तो एक रास्ता है। ठीक है, अब इससे संबंधित जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जो यूपीएसआई में आए हुए हैं, एमपीएसआई में आए हुए हैं, वो मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो हमने टाइप करके वो रख रखे थे पहले ही। तो ये हम आज के क्वेश्चन लेते हैं, बहुत ही भयंकर है, सब प्रीवियस ईयर वाले हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ठीक है, ये ऐसे ऐसे आए थे। क्या एक मार्ग में, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, क्या एक मार्ग में जिससे होकर जाने का बी, इसको बी मान लो, का अधिकार है, सद्भाव पूर्वक यह विश्वास न रखते हुए कि उसको मार्ग रोकने का अधिकार प्राप्त है, बाधा डालता है, या जाने से तदनुसार रोक दिया जाता है, तो क्या कौन सा अपराध माना जाएगा? अब इसमें एक ध्यान रखना, इसमें कि इसका जो है, जिसका वो रास्ता रोक रहा है, उसका यह अधिकार होना चाहिए। ठीक है, समझ रहे हो? अगर मान के चलो क्या रास्ता रोक रहा है, पर वो उसका प्राइवेट रास्ता है, मतलब कोई अपने घरों में रास्ता बना लेता है, या फिर कोई अपने पर्सनल खेत में रास्ता बना लेता है, बी उसमें को जा रहा है, तो बी का अधिकार तो है नहीं। अगर जब रोकता है तो सदोष अवरोध का वो दोषी नहीं होगा। पर यहाँ देखो, यह का जाने का, जिससे होकर जाने का यह का अधिकार है, इसका यह का अधिकार है, और क्या फिर भी इसको रोक रहा है, तो ये पूछेगा कि क्या कौन से अपराध का दोषी माना जाएगा। तो क्या ने सदोष अवरोध किया है, मतलब इसको धारा 339 के तहत दंडनीय करा जाएगा। सदोष अवरोध के संबंध में
सीमानंद पिल्लाई 1882 के प्रकरण में क्या अवधारित किया गया था? ये आप देख रहे हो, ये एक वाद और आ गया आपका। मैंने उसको वहां पे इसलिए नहीं कराया था क्योंकि ये जो हमारे टाइपराइटर हैं उन्होंने इसको क्वेश्चन में दे दिया था। तो सदोष अवरोध के संबंध में सीमानंद पिल्लाई 1882 के प्रकरण में क्या अवधारित किया गया, ये देख रहे हो। तो ये जो इसका आंसर है सीमानंद पिल्लाई के वाद में यह अभी निर्धारित, इसको नोट कर लेना भाई वाद को। और ये क्वेश्चन भी सारे इंपॉर्टेंट है, इनको नोट कर लेना, क्वेश्चन बिल्कुल आपसे ऐसे ही पूछा जाएगा और ये सब प्रीवियस ईयर में आए क्वेश्चन है। सीमानंद पिल्लाई के बाद में यह अभिनादित किया गया था कि जनता के कहीं जाने के अधिकार में जहां और जब वह जाना चाहती है, रंच मात्र भी विधि विरुद्ध अवरोध उत्पन्न करना न्यायोचित नहीं कहा जा सकता और धारा 341 के अंतर्गत दंडनीय होगा। समझ गए? तो ये था इस वाद में। एक क्वेश्चन और आपसे पूछा गया, फतेह मोहम्मद बनाम एम्परर ARI 1988 के प्रकरण में क्या आधारित किया गया? यदि कोई व्यक्ति निद्रा या अन्यथा द्वारा अपनी इच्छा शक्ति से वंचित कर दिया जाता है तो उस अवस्था में वह किसी अवरोध का पात्र नहीं बन सकता। समझ गए? इसको ध्यान से पढ़ लेना। ये भी फतेह मोहम्मद बनाम एम्परर के बाद में निर्धारित किया गया था। अब ये आपसे क्वेश्चन फिर पूछा गया कि A B को धमकी देता है कि उस सड़क पर जिस पर से होकर गुजरने का B को अधिकार है। देखो B को अधिकार है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया था आपसे। यदि गुजरेगा तो वह अपनी जंगली कुत्ता उस पर छोड़ देगा। तो A ने क्या अपराध किया है? तो भाई धारा 339 के परिभाषित जो सदोष अवरोध है वो क्या है, क्योंकि B का अधिकार था। अगर इसका A का प्राइवेट रास्ता होता है, ये मतलब अपने घर में बना के जैसा भी, जिस पर B का कोई अधिकार ना होता और तब ये रोकता है इसको, तो तब कुछ नहीं इस पर अपराध था। पर इसका B का अपराध है, या तो कोई ये सरकारी जमीन हो सकती है या सामाजिक कुछ भी हो सकता है, मतलब B का इस पर अधिकार था। ये क्वेश्चन और पूछा गया, ए उस रास्ते के आर पार जिस पर से होकर गुजरने का B का अधिकार है। ए उस रास्ते के आर पार जिस पर से होकर गुजरने का B का अधिकार है, एक दीवार बना देता है। ए का अपराध क्या होगा? तो सदोष अवरोध होगा। सीधी सी बात है भाई। ये इतने आसान अगर आपने एक बार समझ लिया, आपको क्वेश्चन कैसे भी घुमा के दे सकता है। ठीक है, एक क्वेश्चन और देखो। ए अपने घर से अपनी पत्नी तथा बच्चे के साथ बाजार जाता है। वापस लौटने पर वह पता है कि उसके, भाई यार ये कौन आ गया। ए अपने घर से अपनी पत्नी तथा बच्चे के साथ बाजार जाता है। वापस लौटने पर वह पाता है कि उसके घर में बी ने बाहर से ताला बंद कर दिया है। अतः ए उस घर में घुसने से वंचित हो जाता है जिसमें घुसने का उसे अधिकार है। तो बी ने कौन सा अपराध किया? तो सदोष अवरोध, क्योंकि उसका जो अधिकार था, आप समझ रहे हो, ये थोड़ा सा पिंच है कि ए अपने घर से अपनी पत्नी, इसने पूछा है कि जिसमें घुसने का उसका अधिकार था, तो उसने एक किया है। अगर वो पूछता कि उसके बीवी और बच्चे जो उस घर में थे, अगर उनके बारे में पूछता कि उनके लिए क्या इसने अपराध किया है, तो वो तो सदोष विरोध। पर इसने क्या पूछा कि बी ए उस घर में घुसने से वंचित हो जाता है जिसमें घुसने का उसे अधिकार है। तो उसने ए के बारे में पूछा है, तो ए का तो उसने एक दिशा रोकी है। ए को थोड़ी उसने बंद किया था, उसने तो उसके बीवी और बच्चों को बंद किया था। ठीक है ना? ए ने, अच्छा इसमें ये था क्वेश्चन में। ठीक है, थोड़ा पढ़ने में दिक्कत आ गई। ए अपने घर से अपनी पत्नी तथा बच्चे के साथ बाजार जाता है, मतलब सभी घर में कोई भी नहीं था। मैं सोच रहा कि घर में पति और पत्नी थे। ठीक है। मैं फिर कह रहा हूँ बीमार हो थोड़ा सा, पढ़ने में दिक्कत हो जाए तो माफी कर देना। ठीक है। ये अपने घर से अपनी पत्नी और तथा बच्चे के साथ बाजार बाहर जाता है, मतलब घर में कोई नहीं था। अब उसने उस पर ताला मार दिया, तो जो घर में जाने से उसे रोका, तो ये सदोष अवरोध से का अपराधी होगा। एक क्वेश्चन और लो, ये बड़े बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्या कोई नाजुक उम्र का शिशु जो अपने पैरों के सहारे नहीं चल सकता अवरोध का विषय वस्तु बन सकता है? देखो कितना गजब का क्वेश्चन है। ए हाँ, महेंद्रनाथ चक्रवर्ती बनाम एम्परर के बाद में निर्णय दिया गया कि धारा 339 का विस्तार केवल उन मामलों तक ही सीमित नहीं है जिसमें संबंधित व्यक्ति अपने पैरों के सहारे चल सकता हो या अपनी शक्ति के अंतर्गत भौतिक साधनों के सहारे चल सकता हो। मात्र भौतिक साधनों के सहारे चलने वाले व्यक्तियों को भी इस धारा के अंतर्गत अवरोध में किया जा सकता है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको ऐसे ही नोट कर लेना। और आपको बिल्कुल गजब का, कोई कैसे भी क्वेश्चन घुमा के दे सकता है। यहाँ तो इसने कुछ भी पूछ लिया, यहाँ पूछ लेगा कि ए शिशु था, बी ए था, सी ए था। आपको किसी भी तरह से किसी भी लैंग्वेज में क्वेश्चन दे सकता है। मेरा दिखाने का मतलब सिर्फ ये है, आपको ऐसे क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं। ये अपने मकान की छत पर था, बी सीढ़ी हटा लेता है जिससे ए छत पर ही रहने को बाध्य हो जाता है, तो वह बी का, ये तो मैंने आपको बता ही दिया था, तो सदोष अवरोध। ये क्वेश्चन है। ए ने बी से उसका मकान किराए पर लिया। ए मकान में ताला बंद कर बाहर चला गया और ए की अनुपस्थिति में बी उस मकान में अपना ताला बंद कर देता है। यह किस का अपराध है? सदोष अवरोध।
सीधी सी बात है भाई, दूसरे का मकान था, किराया लिया, किराए पे उसने लिया तो इन्हें थोड़ी स्पेस का अधिकार हो गया, और वो बाहर चला जाता है उसकी अनुपस्थिति में, भैया जिसने किराए पे लिया उसने खुद उस पर वो लगा दिया ताला, तो ये तो फिर सीधा सी बात है अपराध है, क्योंकि उस मकान पे उसका हक थोड़ी है, भले चाहे किराए पे रह रहा हो, तो सदोष अवरोध के इसमें आएगा। सदोष परिरोध की परिभाषा संहिता किस धारा में दी गई? धारा 340। तो ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, बिल्कुल सेम टू सेम। धारा 340 के आवश्यक तत्व क्या है? किसी व्यक्ति को सदोष अवरोध करना, यह अवरोध ऐसा हो जो उस व्यक्ति को किसी निश्चित परिसीमा के परे जाने से निवारित कर दे। जैसे मैंने आपको जेल वाला एग्जाम्पल बताया था, या एक कमरे वाला एग्जाम्पल बताया था, तो ये बिल्कुल सेम चीज ऐसा ही था। अब ये देखिए क्वेश्चन, यह को दीवार से घिरे हुए स्थान में प्रवेश कर के कह उसमें ताला लगा देता है, इस प्रकार यह दीवार की परिसीमा से परे किसी भी दिशा में नहीं जा सकता, तो सीधी सी बात है वो सदोष परिरोध का होगा, क्योंकि उसको अंदर घुसा के ताला मार के चला गया, तो भैया ये तो चारों दिशाओं से उसको रोक दिया गया। सदोष अवरोध का मतलब क्या था? एक दिशा में रोकना, पर इसने इसको चारों दिशाओं से ही रोक दिया, तो ये होगा सदोष परिरोध का दोषी। तो इस तरह के आपसे क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं, इसको आप नोट कर लेना, ये भी रोक के पोज करके पूरा का पूरा। ये एक नया है बर्ड बनाम जोन्स 1845 का, बाद में क्या हुआ ये सब कुछ आप कर लेना, मैं सिर्फ रोक रोक के बता रहा हूँ। भागवत 1971 के प्रकरण में सदोष परिरोध के विषय में क्या निष्कासित किया गया कि ये बिल्कुल आप पढ़ लेना, नोट कर लेना। अब मैं सब कुछ समझाऊंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा। ये सिर्फ क्वेश्चन है जो मैं आपको चाहता हूँ कि आप इनको नोट कर लो, इनके आंसर भी दिए गए हैं। मेरा कहने का उद्देश्य ये है कि आप इनको नोट कर लो। जैसे कि इसमें दिया गया था कि भाई इस वाले मामले में क्या निर्धारित किया गया था, तो सदोष परिरोध के लिए वास्तविक भौतिक बाधा का प्रमाण होना आवश्यक नहीं है, समझ गए? कि कोई भौतिक बाधा ही हो, जैसे कुछ भी हो सकता है, इसके लिए यह सिद्ध होना चाहिए कि परिरोध व्यक्ति के मस्तिष्क पर ऐसा प्रभाव डाला गया था जिससे उसने ऐसा विश्वास किया कि वह अपना स्थान छोड़ने के लिए स्वतंत्र नहीं है, और यदि वह अपना स्थान छोड़ने का प्रयास करेगा तो उसे तुरंत अवरोध कर दिया जाएगा। जैसे मान के चलो, इसमें कमरा होना जरूरी नहीं है, जैसे मान के चलो कोई गरीब व्यक्ति है, उसको तुम, गरीब क्या कुछ भी मान लो, तो भाई उसको तुम ग्राउंड में बिठाते हो एक में, और बैठ कर कहते हो कि बेटे अगर तू यंता उठा तो ये गोली मार दूंगा, तो भाई वो सीधी सी बात है इस चीज़ की भय में आ गया कि अगर मैं यहाँ से उठूंगा तो मुझे गोली मार दी जाएगी या मुझे रोक दिया जाएगा, तो वो बेचारा पूरे दिन यहीं बैठा रहा। तो इस जो भागवत 1971 के प्रकरण का जो सदोष परिरोध में जो वो आया था, तो उसमें ये कहा गया था कि भौतिक बाधा मतलब कि उसको जरूरी नहीं है कि चार दीवारी में ही बंद करा जाए तो सदोष परिरोध माना जाएगा। तो ये कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये सब क्वेश्चन आए हैं मेरे भाई। क्या विद्वेष सदोष परिरोध के लिए आवश्यक है? मैंने कहा नहीं, वो तो बता ही दिया था मैंने पहले ही आपको। सदोष परिरोध पर प्रमुख प्रकरण कौन सा है? गोपाल नायडू 1922 का मामला, इसको बिल्कुल कर लेना नोट। और दो पुलिस अधिकारी एक व्यक्ति को वारंट के बिना गिरफ्तार कर लिया जो शराब के नशे में, ये तो मैंने आपको क्वेश्चन करा ही दिया था, ठीक है? तो ये सदोष परिरोध क्या होगा? किसी व्यक्ति को उसके स्वैच्छिक कार्य को सीमित करते हुए किसी विशिष्ट दिशा में जाने के लिए बाध बल के प्रयोग द्वारा करना, तो भैया ये तो होगा आपका सदोष परिरोध। बी एक जेल डॉक्टर किसी अपराधी को जेल में अपने कारावास की अवधि व्यतीत कर रहा था। जेल के एक कमरे में बंद कर दिया गया ताकि अपराधी की इच्छा के विरुद्ध उसे एनीमा लगा सके। बी ने कौन सा अपराध किया? सदोष परिरोध, सीधी सी बात है, उसको रोक लिया भाई। एक लास्ट क्वेश्चन और देख लें। ए अपनी कार से बनारस से इलाहाबाद जा रहा था। रास्ते में बी उससे मिला और अनुरोध किया कि वह उसे गोपीगंज तक छोड़ दे। ए बी को गोपीगंज पहुंचाने के लिए सहमत हो गया, किंतु गोपीगंज पहुंचने पर बी द्वारा बार बार निवेदन किए जाने पर भी ए ने उसे कार से नहीं उतारा। यहाँ पर ए किसी अपराध का दोषी होगा सदोष परिरोध का, ठीक है ना? क्योंकि भाई वो भी तो एक तरह से चार दीवारी है, दीवार भी। तो ये बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। सदोष परिरोध और शरीरोध अवरोध से एक नया क्वेश्चन जरूर आता है, मैंने इसलिए इसके क्वेश्चन भी कराए हैं, इतनी प्रैक्टिस कराई है, और आपको सदोष अवरोध और सदोष परिरोध का अंतर आपको बिल्कुल पता चल गया होगा। आपसे अगर आप कोई भी क्वेश्चन कुछ भी कैसे भी घुमा के पूछ लेगा, आई थिंक आप बिल्कुल इसका आंसर देने में सक्षम होंगे। तो चैनल कर दो सब्सक्राइब अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो। वीडियो को प्लीज़ शेयर करें, आप शेयर नहीं करते हो। और भाई वीडियो को लाइक ज़रूर करें अगर आपको अच्छी लगी हो। तो इन एंड में बस इतना ही कहना चाहूँगा कि हम आईपीसी के बाद या तो सीआरपीसी करेंगे
या फिर एक्ट्स करेंगे, वो आपके ऊपर निर्भर होगा। मैं पोल करवा लूँगा जैसे ही हमारे आईपीसी के केस स्टडी ख़त्म होंगे। जैसे ही केस स्टडी हमारे ख़त्म होते हैं, मैं एक पोल दूंगा और उस पोल में आपको पार्टिसिपेट करना होगा, और उसके बाद में निर्धारित किया जाएगा कि इसके बाद हम सीआरपीसी लें, या जो एक्ट्स हैं वो ले, या फिर पॉलिटी हैं वो ले। और तुम कुछ दिन रुक जाओ यार, मैं एक दिन में फिर 2-2 लेक्चर भी लेने लगूंगा, पॉलिटी को साथ ले लूँगा, और या फिर ये एक्ट्स वगैरह हैं इनको ले लूँगा, ठीक है। तो बस मैं आपसे इतना ही अनुरोध करूँगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार प्लीज़, बहुत मेहनत लगती है एक वीडियो बनाने में, डाटा वगैरह बहुत कुछ खर्च होता है, और एक बार इसको शेयर मार देना। तो इन द एंड, जय हिंद जय भारत।